नमस्कार। रंगों के प्रति आकर्षण हम सभी का बचपन से ही रहता है। कोई भी चित्र देखकर हम सभी का मन करता है कि पेंसिल उठाएं, स्केच बनाएं और उसमें रंग भर दें। आत्मा से कनेक्ट की तरह रहता है। एक ऐसा अनुभव है जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम सभी इस अनुभव से कभी ना कभी गुजरते हैं, लेकिन जो लोग इस अनुभव को आगे ले जाते हैं, कला की बारीकियां सीखते हैं, कलाकार कहलाते हैं। फिर वह अपनी कला के माध्यम से, कलाकृतियों से न केवल अपने लिए सुकून हासिल करते हैं, हम सभी को रिझाते भी हैं। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक युवा चित्रकार से, जो ऐसे ही अनुभवों से गुजर रही हैं और हम सभी को अनुभव भी प्रदान कर रही हैं। महुआ मैडम, आपका एक्सेट्रा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। आपका नाम ही वास्तव में मुझे लगता है एक परिचय है कलाकार का, क्योंकि महुआ नाम बहुत डिस्टिंक्ट सा नाम है जी। जिसका आमतौर पर जिक्र कविताओं में होता है, किताबों में पढ़ने को मिलता है, और महुआ के फूल बड़े प्रसिद्ध रहते हैं। बिल्कुल सर, ये बेसिकली एक पेड़ का नाम है जो एमपी साइड मिलता है, तो नॉर्थ में बहुत रेयर ये नाम है। तो आई एम लकी कि मेरा नाम महुआ है। पेरेंट्स ने चुनकर नाम रखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बचपन से ही शौक था चित्रकारी की तरफ? जी बिल्कुल, बचपन से ही जब भी स्कूल में बैठना, कुछ ना कुछ स्क्रिबल करते रहना, तो वहीं से कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना, तो एक आदत सी बन गई थी। मुझे लगता है घर से भी थोड़ी इंस्पिरेशन रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपके पापा भी आर्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं। हाँ जी, मेरे फादर साहब स्कल्पचर डिपार्टमेंट फाइन आर्ट कॉलेज से प्रोफेसर रिटायर्ड हैं, तो उनसे भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता गया कि किस तरह से काम करना है, पेंटिंग में किस तरह से आना है। तो आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं? किससे इंस्पायर होके आपने इस क्षेत्र में पदार्पण किया? बेसिकली दो लोग हैं। एक तो मेरे फादर साहब, जिनको मैं देखती थी बचपन से ही कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। स्कल्पचर से पहले भी थोड़ा सा ड्राइंग करना पड़ता है, मुझे लगता है। पेंटिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक नॉलेज तो हर चीज़ का जरूरी है। जब आप एक स्टेप चढ़ेंगे तभी आप आगे सीढ़ी चढ़ पाएंगे, आप एकदम से सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो मेरे फादर साहब हैं, जिनसे हु इज़ माय इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। उनके बाद भूषण केसर जी हैं। अच्छा। जिनसे मैंने आगे अपनी जो पेंटिंग को किस तरह से निकालना है, वो मैंने उनसे सीखा था बाद में। तो आप ऑब्जर्व करती हैं, मतलब ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन रहती है, उसके बाद आप ब्रश उठाती हैं, कैनवस पे रंग बिखेरती हैं? जी हाँ, बेसिकली मेरा जो, मैं पहले ही बता दूं, ऑब्जर्वेशन, अगर आपने ये वर्ड यूज़ किया, ये साइकोलॉजी का वर्ड है। तो मेरी जो मास्टर्स है वो साइकोलॉजी में थी, और उसके बाद बीएड किया। मास्टर आपने कहाँ से की? जम्मू यूनिवर्सिटी। अच्छा। जम्मू यूनिवर्सिटी। इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स से? नहीं, साइकोलॉजी में मेरी मास्टर। साइकोलॉजी में किया आपने? मैंने सोचा इसी आर्ट में। नहीं, ऑब्जर्वेशन एक साइकोलॉजी का वर्ड है, तो मेरी मास्टर्स साइकोलॉजी में हो रखी है। तो उसके बाद, साइकोलॉजी के बाद मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। अच्छा। लेकिन साथ साथ जो मेरा रुझान था वो पेंटिंग की तरफ हमेशा से रहा। तो कहा जा सकता है कि आप मैच्योर आर्टिस्ट हैं बेसिकली, है ना? मेरे को 15 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, तो मैं बेसिकली ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरा प्रोफेशन साइकोलॉजी है, लेकिन मेरा पैशन पिछले 15 सालों से ऑफिशियली कह सकते हैं वो पेंटिंग है। तो विधिवत तौर पर आपने ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की? भूषण केसर जी का एक आर्ट सेंटर है, केसर आर्ट सर्कल। अच्छा, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट से नहीं सीखा। नहीं, मैंने वहाँ से नहीं किया था अपना, लेकिन हाँ, आप तो प्राइवेट क्लासेस जो है। हाँ, प्राइवेट क्लासेस जो थी मैंने वहाँ से ली थी। आपको बेसिकली टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, क्योंकि वही जैसे मैंने बताया कि आप एक स्टेप चढ़ेंगे तभी आप दूसरा स्टेप चढ़ पाएंगे। तो उसके लिए मुझे एक गाइडेंस, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ज़रूरी था, हर चीज़ का ज़रूरी होता है। तो स्केचिंग वगैरह तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन जब कैनवस के ऊपर आपने कुछ काम करना है, किस तरह से करना है, वो टेक्निक क्या होती है, तो उसके लिए मुझे भूषण केसर जी ने काफ़ी गाइड किया था। आपका क्योंकि साइकोलॉजी सब्जेक्ट रहा है जी, तो जब भी हम कोई भी पेंटिंग करते हैं तो उसमें जो कलर्स भरते हैं वो सिंबॉलिक कलर रहते हैं, हर कलर कुछ ना कुछ कन्वे करता है। तो ये सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं मदद भी करता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हो, आप आगे पीछे की सराउंडिंग्स को देखते हो कि किस तरह का है, क्या रंग क्या है। नेचर ही सबसे बड़ी वो खूबसूरत चीज़ है जो हर आर्टिस्ट अपने कैनवस पे उतारने की कोशिश करता है। तो जब आप पहाड़ों में जाओ या फूल पत्तियों को देखो, तो वो एक ऑब्जर्वेशन का लेवल अलग हो जाता है मेरे जैसे इंसान के लिए, जैसे साइकोलॉजी की है और फिर पेंटिंग का मतलब एक पैशन रखा है, तो अच्छा लगता है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। आपने अब तक कितनी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है?
अभी तक बहुत सारी हैं। प्राइवेट एग्जीबिशंस ही मोस्टली रही, गवर्नमेंट की थी कुछ। उसमें ललित कला दिल्ली, खजुराहो इंटरनेशनल आर्ट नेशनल फेयर है लेवल पे जो हो कि गया, नेशनल इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल लेवल पे। पे हो गया। जी, तो चंडीगढ़ अमृतसर की आर्ट गैलरी आपने ललित सारे कला। नाम गिनवा दिए, अरे चंडीगढ़, बाहर के सभी नाम गिनवाए। जम्मू लेकिन की जम्मू कला में केंद्र, अमर महल म्यूजियम में भी। नहीं, जम्मू जी। में इतनी एग्जीबिशंस होती हैं क्या? जम्मू में क्या पिछले आर्टिस्ट कुछ को इतना एक्सपोजर है? जी। जम्मू का मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि 2013-14 स्टेट लेवल एग्जीबिशंस जब बंद हो गई थी ड्यू टू श्रीनगर के फ्लड्स जो हुए, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ हम जैसे आर्टिस्ट को, कि उसके बाद से एग्जीबिशंस आगे कंटिन्यू नहीं हुई। लेकिन फ्लड का अभी क्या लेने देना है कंटिन्यूटी को क्योंकि तोड़ने श्रीनगर के यूटी लिए? लेवल की एग्जीबिशन थी। अच्छा, उसमें काफी इसको 11 डैमेज, साल, 11 पेंटिंग्स का वर्ष बीत डैमेज हो गए। गया। जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद और भी बहुत सारे रीजंस रहे होंगे जो ये एग्जीबिशंस आगे नहीं हुई। तो हुआ ये कि बीच में एक ब्रेक लग गया काफी सारा इस चीज को लेकर। तो लेकिन कला केंद्र में अब जाके लेकिन मैडम एक एग्जीबिशंस बात है, शुरू हो जो गई। 13 वर्ष का वक्फा है बहुत बड़ा है। एक आर्टिस्ट को अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए, अगर वो गैप आप शून्य कर देते हो जी तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी हैं, जी जी। तो साइकोलॉजिकली भी आपको थोड़ा सेटबैक देता है एज आर्टिस्ट? सेटबैक आता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर आर्टिस्ट को कहीं एक्सपोजर तो चाहिए, कहीं डिस्प्ले करने की ज़रूरत है। जम्मू में बिल्कुल बंद भी नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत रेयर, जैसे जोरावर ऑडिटोरियम है, वहाँ पेंटिंग की एग्जीबिशंस लग रही थी, बट बहुत कम था। मैं दर्शकों के साथ एक बात साझी कर दूं कि जम्मू में आजकल कला केंद्र है, जहाँ पे संसार चंद बड़ू गैलरी है, आर्ट गैलरी है, लेकिन अक्सर बंद रहती है। अगर आप परमानेंट वहाँ पे एग्जीबिशन क्यों नहीं करते? जे.एंड.के एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस में जो अभिनव थिएटर है, नीचे गैलरी हुआ करती थी कभी, आज का डंप पड़ा है वहाँ पे। तो ये कलाकार के लिए क्या एक ये सेटबैक तो है, साइकोलॉजिकली आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये एक सेटबैक तो है कि काफी गैलरीज अभी बंद हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि कला केंद्र में अब जाके एग्जीबिशंस शुरू हुई हैं। शुरुआत हुई। डॉक्टर जावेद राही सर हैं वहाँ पे, तो उनकी वजह से अभी काफी सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो बहुत सारे आर्टिस्ट आगे बढ़ के अपनी सोलो एग्जीबिशंस, जैसे आज ही एक एग्जीबिशन है वहाँ पे, 2 PM इनॉग्रेशन है वहाँ पे, तो वो भी केसर आर्ट सर्कल से ही एक लेडी हैं 80 इयर्स की, हु स्टार्टेड हर पैशन एट द स्टेज। तो उनकी एक सोलो एग्जीबिशन है। तो मतलब ये एक खुशी की बात है कि अब जाके कला केंद्र रिवाइव हो रहा है। हम कहते हैं कि हमारी जो ना टूरिस्ट स्टेट है बेसिकली ना, क्योंकि टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, चाहे रिलीजियस टूरिज्म हो या एडवेंचरस टूरिज्म हो, कश्मीर की तरफ टूरिस्ट जाए, जम्मू में आए, माता वैष्णो जाए, जम्मू में जो भी टूरिस्ट आता है उसका स्पॉट रहता है स्टे करने का जम्मू। जी जी। तो हम लोग बाकी स्टेट से कभी भी ये सबक नहीं ले पाए आज तक कि अपने कला को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए गैलरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती हैं। अगर यहाँ पे रेगुलर आर्ट गैलरीज में एग्जीबिशंस लगी रहें तो टूरिस्ट आकर यहाँ पे रूबरू हो पाएगा सांस्कृतिक विरासत से। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ पे जो आपकी कलेक्शन है वो बिकती भी है फिर? जी सर, बिल्कुल। यहाँ पे अभी हमें रिसेंटली देखने को मिला काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट जैसे M.F. हुसैन वगैरह, उन सब के अमृता शेरगिल, इनकी सबकी पेंटिंग्स कहीं ना कहीं डिस्प्लेड हैं कला केंद्र में, जिनको रिवाइव किया जा रहा है अभी। मैं लोकल आर्टिस्ट की बात करूंगा, लोकल आर्टिस्ट की भी डिस्प्ले होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल होनी ये बहुत बड़ा मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है बेसिकली, है ना। लेकिन इस मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए फाइनेंशियल एंगल बहुत मैटर करता है, महंगा बहुत है, कलर्स बहुत महंगे हैं, कैनवस महंगा है, मेहनत बहुत लगती है इसमें, तो इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू सम एक्सटेंट होनी भी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जब एक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता जाएगा, कितना उसको स्टोर करेगा, उसको डिस्प्ले करके सेल आउट करना, या आपको वैसी मार्केट ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ पे आप अपना काम या अपने प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है एक आर्टिस्ट के लिए, एक्सपोजर के लिए, जो जम्मू में अभी एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स थोड़ा सा कम है, बहुत कम है जी। ज़्यादातर जम्मू के स्टूडेंट्स जाते हैं गुजरात में स्टडी करने के लिए, राजस्थान में जाया करते हैं ना, तो वहाँ पे एक्सपोजर उस लेवल का रहा होगा। बिल्कुल। तो आपकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो भी बाहर जाती हैं एग्जीबिशन में, तो इन्हीं स्थानों पर जाती हैं जहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर है। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे सेल भी होती है मुझे लगता है पेंटिंग। हाँ जी, काफ़ी हद तक वहाँ पे जैसे आर्ट लवर्स काफ़ी सारे आएंगे, तो जो पसंद आ गया तो वो खरीदते हैं। आपका मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? क्योंकि जम्मू में जो बेसिकली पहाड़ी कला जिसे कहा जाता है, या बसोली आर्ट कहा जाता है, वह इंटरनेशनल लेवल पर चला गया। तो बसोली आर्ट की अब क्या स्थिति है, कुछ ही लोग कर रहे हैं काम उस पर, ये अलग विषय है, लेकिन पहाड़ी कलम को या फिर पहाड़ी इसको पेंटिंग को, बसोली आर्ट को
ज़्यादा एक्सपोजर है। आपका मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन क्या, आपका रुझान किस तरफ है? बसोली आ गया नॉर्थ इंडिया, यानी कि जम्मू का आर्ट, हिमाचल का आर्ट। और मैंने एक फ्यूजन कर लिया कि नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ दिया। अच्छा। तो मेरा बेसिकली दो तरह का आर्ट फॉर्म है। एक तंजोर, मुझे लगता है ये इंस्टिंक्ट आपको नाम भी देता है, जो आपका जी। नाम है। वो भी साउथ से ही है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं नॉर्थ में आ गई हूँ उसको तो justify करो। आर्ट को भी नॉर्थ में ले आती हूँ। तो इसीलिए साउथ का आर्ट नॉर्थ में ले आई हूँ, तो उसका नाम है तंजोर। तंजोर। जी, तंजोर बेसिकली इसका लिटरली क्या मीनिंग है? तंजोर का तंजौर वहाँ की एक जगह है तांजौर करके, तो हाँ। वहाँ उस जगह के नाम पे ये पेंटिंग बनी है। अच्छा। ये वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट जहाँ से शुरू हुआ था, वो एक प्लाईबोर्ड के ऊपर काम होता है। अच्छा। प्लाईबोर्ड के ऊपर फैब्रिक लगेगा, उसके ऊपर एक टाइल की तरह पीओपी से काम होता है, फिर उसके ऊपर स्टोन्स लगते हैं। लेकिन इसका जो फॉर्म होता है बेसिकली राधा कृष्णा और इनके ऊपर इनकी फॉर्म्स के ऊपर काम होता है। और इसका एक और चीज़ है, द प्योर फॉर्म ऑफ तंजौर इज, उसमें एक आर्टिस्ट प्योर गोल्ड फॉइल्स भी यूज करता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे बसोली आर्ट में हुआ करता है। बसोली में भी होता है, बिल्कुल। क्योंकि मिनिएचर पेंटिंग जी, में मिनिएचर पेंटिंग में भी वो गोल्ड यूज गोल्ड होता एंड है। सिल्वर यूज हाँ हुआ जी, करता है। तो इसमें भी एक गोल्ड का फॉइल होता है, वो हम यूज करते हैं। लेकिन ये तो और भी महंगा हो गया। जी बिल्कुल, कलर से भी महंगा हो गया। कलर से भी महंगा, क्योंकि आजकल वैसे ही गोल्ड का रेट काफी जा रहा है। तो आपको नेचर के साथ भी आप कनेक्ट रही हैं, तो नेचर की भी आपने देखी आपकी कई पेंटिंग्स जी। नेचर को ही बेसिकली डिवोटेड है ना, जी। डेडिकेटेड है। तो उसके साथ कृष्णा भी, हाँ जी, राधा राधा series कृष्णा की पिक्चर्स और पेंटिंग। बेसिकली होता क्या है, एक आर्टिस्ट अपना एक फॉर्म पकड़ लेता है। जैसे कोई अगर एब्स्ट्रैक्ट में कर रहा है तो उनका एक प्रॉपर फॉर्म है। वही एक आर्टिस्ट का ना आर्ट स्ट्रोक पता चल जाता है, वो किस तरह से ब्रश यूज कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। अब मेरा जो ये पैशन था, मैं एक जगह पे बंद होके नहीं रहना चाह रही थी। तो खाली नेचर नहीं, एक्सप्लोर करना चाहती थी बिल्कुल डिफरेंट चीजें। बिल्कुल, खाली नेचर में लाइक माउंटेन्स एंड इन सब में नहीं, पर मेरे को हर आर्ट फॉर्म एक्सप्लोर करने का दिल करता है। जैसे मैं हाइपर रियलिस्टिक में भी हूँ, पोर्ट्रेट्स वगैरह। तो ऑयल पेंटिंग में एक फिगरेटिव वर्क करना, वो भी काफ़ी पसंद है। लेकिन इसको मतलब डिस्टिंक्ट वे में हर बार कैनवस पे उतारना बहुत टफ है। जैसे आप अगर पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो हैबिचुअल हो जाते हैं कि आप पोर्ट्रेट करने के लिए कुछ डायमेंशन ऐसे पता चल जाते हैं फेस को रीड करने के बाद। उसके बाद आप नेचर की तरफ जाते हैं, फिर आप तंजौर पे जा रहे हैं। वो थोड़ा माइंडसेट आपको वैसे बनाना पड़ता है। आप साइकोलॉजी मुझे यहीं पे ही हेल्प कर देती है कि आप किस तरह से अपने माइंड को सेट करें कि अच्छा अब ये कैनवस है, ये ब्लैंक कैनवस है, तो मुझे इसके ऊपर अब कौन सी पेंटिंग निकालनी है। अगर पोर्ट्रेट करना है तो उसका माइंडसेट बनाना पड़ता है, तो कुछ दिन लग जाते हैं। बीच में अगर आपका माइंडसेट ये है कि मुझे तंजौर वाली की तरफ जाना है तो कैनवस रह जाता है साइड पे। हाँ, कैनवस वो, क्योंकि अगर आप एक चीज़ पे काम करेंगे तो जैसे मेरे कोई लाइक अगर 11 बजे बिठा दोगे, मैं रात के 11 बजे तक नॉन स्टॉप काम करती जाऊंगी। तो वो हिलना वाला काम नहीं होता, क्योंकि आपका पूरा फोकस कैनवस के अंदर होगा अगर आप हाइपर रियलिस्टिक कर रहे हैं या तंजौर कर रहे हैं। तो उस वजह से कई बारी उसको आर्ट फॉर्म को साइड पे करना पड़ जाता है। ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि महुआ जी ने तो खैर साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग भी जब लगातार कविता लिखने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं, या फिर एक बार टाइम ऐसा भी आता है कि हम उब जाते हैं। फिर आदमी करता है थोड़ी स्टोरी लिख लेते हैं, फिर स्टोरी लिखने में आदमी कहता है नाटक लिख लेता हूँ, फिर मैं एक निबंध लिख देता हूँ, उपन्यास लिख लेता हूँ। तो वैरायटी आती है, और साथ में आदमी अपने आप को एक्सप्लोर भी करता है एज राइटर, जैसे आपने कहा कि एज पेंटर भी, या कला के किसी भी क्षेत्र में इंसान हो। तो ये दोनों ही एक अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि आप दोनों जगह पे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम पेंट करके करते हैं और आप शब्दों में करते हैं, शब्दों के माध्यम से। तभी कहा जाता है कला, संस्कृति और विरासत में ये सारी चीज़ें मर्ज हो जाया करती हैं। कितनी पेशेंस चाहिए एक पेंटर को? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बचपन में, क्योंकि चंदा मामा, गुड़िया, चंपक, कॉमिक्स पढ़ते हुए रुझान हुआ था पेंटिंग की तरफ ही। हम लोग स्केच बनाया करते थे, फिर राइटिंग की तरफ थोड़ा रुझान हो गया, तो टेक्निकल एक्सपेक्ट सीखे नहीं, और सब्र भी नहीं था, सही कहूँ तो। क्योंकि सब्र बहुत चाहिए इसके लिए। देखिए, सब्र दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है। जब आप कोई चीज़ माइंड में सोच रहे हैं, कुछ पोएम लिखना या कुछ स्टोरीज लिखना, तो उसके लिए भी आपको एक पेशेंस चाहिए। आपके माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं, बट हाँ, उसमें ये है कि आप साथ साथ बाकी के सारे काम करते हैं। वहाँ पे आप कैनवस पे बैठे तो वहीं पे सब्र चाहिए। तो इसका यही है कि आपका मेडिटेशन जिस तरह से हम लोग करते हैं, यह हमारे लिए एक मेडिटेशन है।
अब एक स्टेप चढ़ेंगे फिर दूसरा स्टेप आएगा, तो मतलब टेक्निकली अगर आप बोलें, जैसे अगर आपको बचपन में शौक है तो आप स्क्रिबल करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको फिर बैठना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वही एक स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे तो पेशेंस लेवल अपने आप ही बढ़ता जाएगा। आप कौन से कलर यूज करते हैं? मैं बेसिकली, मेरा मीडियम ऑयल में भी है, एक्रिलिक में भी है, वाटर मीडियम भी है, तो बहुत सारे मीडियम्स। कोविड का एक ऐसा दौर था जब हम सभी मतलब उस दौर से गुजर रहे थे, जी। तो डरे हुए थे, बिल्कुल। तो ज़िंदगी को बहुत करीब से हमने जाना। वही वक्त था जो आर्टिस्ट नहीं थे वो भी कलाकार की तरह उभरे, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी कहा कि हम सभी को रंगों से बहुत प्रेम जी, जी। होता है। हम सभी कहते हैं हम रंगों के साथ खेलें। तो एक वक्त था कोविड टाइम, आपके आसपास भी, आस पड़ोस में भी कई कलाकार उभरे होंगे और कुछ कलाकारों ने भी कंटिन्यूटी भी रखी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हर बच्चा एक आर्टिस्ट होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो बड़े होके उसे कंटिन्यू करता है या नहीं। क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, अगर कोई उनको पेरेंट्स ला के दे रहे हैं, कुछ कलर्स ला के देंगे, या कोई रिलेटिव आएगा तो उनके लिए कलर्स ले आएगा, या दीवारों पे कितनी सारी उनकी पेंटिंग्स बनी होती हैं। दीवारों पे फर्क- पेंटिंग होनी चाहिए, लेकिन जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, हाँ जी, वहाँ पे लोग वहाँ जाके ना कोयले के साथ पेंटिंग बनाया करते हाँ, हैं। बिल्कुल। दैट इज वेरी डेंजरस। वो तो सीनियर्स हो गए तो उनमें लाइक इंटेंशनली दे आर डूइंग, बट लेकिन अगर बच्चा ही करता है उसको, अगर वो आगे कंटिन्यू करता है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन होता क्या है, हम पढ़ाई में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, और साथ में हमारे आजकल क्या है कि नॉट आजकल, क्योंकि आजकल लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं कि पेंटिंग ही एक मतलब एक और ऑप्शन सुकून, है, आपको सुकून देती है। सुकून देता है। लेकिन एक वक्त था जब बच्चों के लिए ना एकेडमिक्स, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, यू हैव अ कंपटीशन, तो आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए कभी। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो सपोर्ट नहीं करते अपने बच्चों को इस पैशन को फॉलो करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि अंदर ही अंदर आपका वो पैशन चल रहा है, तो आप पढ़ाई कंप्लीट कर लो, जॉब कर लो, लेकिन जब आप खुद के ऊपर आ जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज के लाखों की सैलरी के पैकेजेस छोड़ के ये पैशन फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। खाली ये नहीं, कई ट्रेकिंग में जाते हैं, कई मतलब कुछ भी एक दबी हुई चिंगारी जो है रहती है, Exactly. मतलब वो बाद में जब भी वक्त मिलता है वो फिर ज्वाला की तरह भड़कती भी बिल्कुल है। बिल्कुल। क्योंकि पैशन एक ऐसी चीज है जो आपको सुकून देता है। बिल्कुल। जब आपको जिंदगी में सुकून नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ तक भागेंगे। कितना आवश्यक है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्योंकि जब हम लोग पढ़ा करते थे काफ़ी देर पहले, तब ड्राइंग एक सब्जेक्ट हुआ करता जी। था। स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हुआ करती थी हर सैटरडे को राइट। 2 बजे के बाद। जी। आजकल वह नहीं है। आजकल बहुत कंपटीशन है और 24/7 प्रेशर पेरेंट्स का, टीचर्स का। जी। साइकोलॉजिकली कितना बच्चा बेचारा दब जाता है इसमें। बहुत प्रेशर है बच्चों के ऊपर, क्योंकि अभी जैसे स्कूल करके आएंगे, 6 घंटे आप स्कूल में दे रहे हैं, घर आएंगे, लंच करेंगे, फिर आप कोई स्पोर्ट्स में चले जाएंगे या पेंटिंग में ही चले जाएंगे, तो प्रेशर तो बच्चों के ऊपर बहुत है। तो उन चीज़ों मैं से कहता हूँ अगर निकलना पेंटिंग में बहुत, जाइए, अगर आप स्पोर्ट्स में भी जाइए तो थोड़ा एकेडमिक से थोड़ा रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर आप स्कूल आके फिर ट्यूशन चले जाइए, फिर मैंने एक डिफरेंस देखा है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जो उनको पसंद है बच्चे को वही एक्टिविटी में डालेंगे, रियलिटी लेकिन वो शोज में देख देख के बिल्कुल उनको ये नहीं हर कोई पता चाहिए कि सिंगर, बच्चे का एक्सपोजर हर बच्चा सिंगर चाहिए, हर बच्चा डांसर चाहिए, हर बच्चा परफॉर्मर चाहिए। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि हमें ये देखना है कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। अगर बच्चा पेंटिंग का शौक रखता है उसे उसमें डालें, अगर सिंगिंग का शौक या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक रखता है तो हमें उसकी तरफ उसको डालना चाहिए। प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि आप ये भी करें तो वो भी करें हर चीज़ के लिए। तो ये ट्यूशंस भी ज़रूरी हैं। ट्यूशंस नॉट एग्जैक्टली कि आपको स्कूल की पढ़ाई कम पड़ रही है या क्या, बट होता क्या है कि बच्चा घर आके काफ़ी चीज़ें छोड़ देता है। अच्छा स्कूल में किया था तो छोड़ दो, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। अगर तो स्कूल में पढ़ाई ही भी ढंग उतनी से ही पढ़ाई ज़रूरी हो है। जी, तो फिर ट्यूशन की आवश्यकता फिर नहीं तो रहती। बिल्कुल भी नहीं, तो बिल्कुल। ये स्कूल एजुकेशन पे भी सवालिया निशान लगते हैं। आप क्योंकि जिस मीडियम में काम करते हैं जी। काफ़ी कॉस्टली है, तो यहाँ पे क्या कोई ऐसा आर्ट प्रमोटर है? आर्ट प्रमोटर मतलब और आप, कितनी आवश्यकता है आर्ट प्रमोटर्स की जम्मू में जी, आर्टिस्ट के सर्वाइवल के लिए? वही बात आती है कि हमारी अगर एग्जीबिशंस चलेंगी तो उसके बाद आर्ट लवर्स एंड आर्ट प्रमोटर्स अपने आप आएंगे। जिस तरह से आपको एक्सपोजर मिलेगा तो ये चीज़ें अपने आप निकल के आती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल उसी का दौर चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है कि छोटा सा बच्चा भी बोलता है, बोलने के बाद ऑटोमेटिकली इसके पास किसी भी सब्जेक्ट पे राइट अप आ जाता है। जी,
मुझे लगता है बच्चे इतने तेज़ हैं कि वो खुद ही पेंटिंग भी आप करने लगे हैं, बिल्कुल। और बड़ी रिफाइंड पेंटिंग होती है वो, है ना। जी। कितना ये सेटबैक रहेगा एक आर्टिस्ट को? जैसे हम डिजिटल आर्ट में आते हैं या फिर एआई की ही बात कर लें तो आपका टाइम सेविंग है। अच्छा है, यहीं तक अच्छा है, क्योंकि गैजेट्स क्या है, हर एक गैजेट का अपना प्रोज एंड कॉन्स है। अब मोबाइल जब शुरू हुए थे तो उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स थे। हमें ज़रूरत है, हम कहीं जा रहे हैं तो इमरजेंसी अगर आपको कॉल करना है, अच्छी बात है, लेकिन आजकल क्या है 24/7 वो फ़ोन के अंदर ही सभी लगे पड़े हैं। तो हमें उन चीज़ों से निकलना और हर चीज़ का एक संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आदमी एक मास्टरपीस भी बना देगा, क्या इतिहास उसे याद रखेगा? नहीं, जैसे वान गा की बात आज भी होती जी, है, जी। मोनालिसा आज तक सिंपल सी बिल्कुल। पेंटिंग नजर आती है, और मोनालिसा की इतनी कॉपीज बनी है, लियोनार्डो विंसी दा की विंसी पेंटिंग है ना। की, राइट राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो लोग उतर रहे हैं, क्या वो याद रखे जाएंगे, इतिहास बना पाएंगे? नहीं, क्योंकि होता क्या है कि वही टाइम सेविंग की बात आ गई, और जो हाथ से किया गया काम है उसमें आप अपना टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, आप अपनी सोल दे रहे हैं, मतलब हर और चीज़ आप उसमें एक्सप्रेशन, दे रहे हैं, वो एक्सप्रेशन जो ही एक अलग होगा। एक्सप्रेशन दैट इज नॉट मैकेनिकल एक्सप्रेशन, बिल्कुल भी नहीं, वो आपकी सोच से उभरता हुआ मैकेनिकली एक्सप्रेशन। तो आप कुछ भी डिजिटली कुछ भी आप क्रिएट कर लीजिए, लेकिन जो आप अपनी फीलिंग से एक कैनवस पे उतारेंगे वो चीज़ एक अलग चीज़ है। पेंटिंग के बारे में कहा भी जाता है कि ये हाथ से किए जाने वाला आर्ट नहीं है, ये सोच से किए जाने वाला ये आर्ट है। सोच और दिल से किए जाने वाला आर्ट है, क्योंकि उसमें आप बिल्कुल अपनी जान दे देते हैं, पूरा पूरा टाइम हम लोग बैठते हैं, तो वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्या संदेश देंगे जो पेंटिंग की दुनिया में उतरना चाहते हैं, रंग बिरंगी दुनिया, रुपहली दुनिया, मैं मैजिक क्रिएट करने वाली दुनिया? मैं सिर्फ 4 पंक्तियां बोलूंगी इसके ऊपर। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अनचाहे रंगों से बने तो तकदीर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप धन्यवाद। एक्सेटर स्टूडियोज में आए और आपने 4 लाइनों में पूरा एक मूल मंत्र दे दिया बिल्कुल। नए चित्रकारों को थैंक यू। जो इस दुनिया में आना चाहते जी हैं। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी महुआ जी से। उन्होंने कहा कि जो भी रंग आप कैनवस पे उतारते हैं वो आपके दिल से उतरने चाहिए, तभी एक्सप्रेशन भी वास्तव में रियलिस्टिक रहेगा। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।